इस साल जो भी टीम पीएसएल जीतेगी उसे मिलेंगे 12 करोड़ रुपए। ज्यादा है ना? मगर एक पीएसएल टीम के आगे बेगी बिल्ली की तरह है। अगर हम बात करें पीएसएल में शामिल होने वाली नई टीम मुल्तान सुल्तान की, तो वो शामिल हुई थी 2018 में 6.35 मिलियन डॉलर में, यानी कि 1700 करोड़ में। तो तब वो ये 12 करोड़ रुपए लेकर क्या करेगी? खैर, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। जो मैच हम टीवी के ऊपर देखते हैं वो यूं समझ लें कि हाथी के दांत हैं और पूरा हाथी उसके पीछे छुपा है। तो आइए आज हम उस हाथी को डिस्कवर करते हैं, यानी कि पीएसएल 8 के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। पीएसएल का आगाज 9 सितंबर 2015 को हुआ था और शुरू में इसके अंदर सिर्फ 5 टीम्स ही शामिल थी और इस पीएसएल को ऑर्गेनाइज करवाया था पीसीबी ने यूएई के अंदर, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल टीम्स नहीं आती थी और पाकिस्तान एक सेफ कंट्री तस्वर नहीं किया जाता था। आप पीएसएल को आईपीएल की सेट से इंस्पायर भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें पीएसएल के बिजनेस मॉडल की, तो पीएसएल का बिजनेस मॉडल समझने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पीएसएल की जो गवर्निंग बॉडी है वो पीसीबी है और पीसीबी एक प्राइवेट एंटिटी है, यानी कि इसका गवर्नमेंट के साथ कतई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग बात है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है इस पीएसएल के अंदर। खैर, अगर हम अपने टॉपिक पर आए तो पीएसएल ऑर्गेनाइज करवाने की ड्यूटी होती है पीसीबी की। अब पीसीबी की कमाई के 3 सबसे बड़े मेन कंपोनेंट हैं। नंबर 1 ब्रॉडकास्टर्स, यानी कि वो ब्रॉडकास्टर्स या वो मैच जो कि हम टीवी के ऊपर देखते हैं। नंबर 2 पीएसएल टीम्स, वो टीम्स जिनको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर कोई कंपनी ओन करती है। नंबर 3 स्पॉन्सर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो पीएसएल और पीएसएल की टीम्स को स्पॉन्सर्स करते हैं। और पीसीबी इसका चौथा कंपोनेंट है इसकी गवर्निंग बॉडी का। अब पीएसएल की कमाई के 2 सबसे बड़े सोर्स ऑफ रेवेन्यू। नंबर 1 स्पॉन्सर्स। अब स्पॉन्सर्स भी 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 टाइटल स्पॉन्सर्स, यानी कि आप जब भी पीएसएल का नाम लेते हैं तो आप उससे पहले लगाते हैं एचबीएल पीएसएल, यानी कि ये जो एचबीएल है ये टाइटल स्पॉन्सर है पीएसएल का। जिस तरह कि आप आईपीएल में देख लें, आप लगाते हैं वीवो आईपीएल हो गया या टाटा आईपीएल, इस तरह वीवो और एचबीएल ये दोनों टाइटल स्पॉन्सर्स कहलाते हैं। अब एचबीएल ने पीएसएल के साथ अपना नाम जुड़वाने के लिए 2018 में पीसीबी को पे किया था $5 मिलियन, यानी कि 133 करोड़ रुपए। और वहीं पर 2021 से लेकर अब आगे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करवाने के लिए उन्होंने पे किए थे $14.5 मिलियन, यानी कि 380 करोड़ रुपए। अब ये जो सारा रेवेन्यू है इसमें से पीसीबी के पास जाता है सिर्फ 5% और बाकी सारा दिया जाता है पीएसएल टीम्स को, यानी कि 95% मिलता है पीएसएल टीम्स को। अब दूसरा स्पॉन्सर होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर, यानी कि जिस तरह आपने बाउंड्री के बाहर जो पट्टी लगी होती है उसके ऊपर आपने मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगो देखे होंगे, जैसे कि जुबली इंश्योरेंस हो गया, दफा न्यूज़ हो गया, और इसके अलावा जो स्कोर कार्ड स्क्रीन होती है उसके ऊपर भी आपने लोगो देखा होगा, जैसा कि पार्क व्यू सिटी का। इसके अलावा आपने बिल बैट्स के ऊपर भी अच्छे खासे लोगो देखे होंगे, यानी कि अगर कोई अच्छा कैच पकड़ता है, कोई अच्छी विकेट लेता है या कोई अच्छी शॉट खेलता है तो आप हमेशा कमेंटेटर के मुंह से ये जरूर सुनते होंगे कि जैज सुपर विकेट, यानी कि ये जो जैज है ये इसका एक ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर काम करता है। और पीसीबी ने इससे तकरीबन पैसे कमाए हैं 300+ करोड़ रुपए अपने सिर्फ ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। नंबर 2 ब्रॉडकास्टर राइट्स। अब पीएसएल किसी ना किसी चैनल के ऊपर तो दिखाया जाएगा, मगर किसके ऊपर दिखाया जाएगा? भाई हर कोई यही चाहेगा कि हमारे चैनल के ऊपर दिखाओ ताकि हमें पैसा मिले या हमारी व्यूवरशिप बढ़े तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। इसी तरह पीएसएल के 2 सबसे बड़े मेन ब्रॉडकास्टर राइट्स हैं जिन्होंने 2021 से लेकर 2023 तक ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हुए हैं। उनमें 2 चैनल्स आते हैं, नंबर 1 ए स्पोर्ट्स और नंबर 2 पीटीवी स्पोर्ट्स, और इन दोनों ने टोटल पे किया है 638 करोड़ रुपए पीसीबी को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इतना पैसा खर्च करते हैं तो ये कुछ ना कुछ तो कमाते होंगे। कुछ ना कुछ नहीं कमाते, बल्कि ये अच्छा खासा कमाते हैं। यानी कि अगर आप देख लें तो एक मैच के अंदर सिर्फ एक 10 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए प्राइवेट कंपनीज इनको पे करती हैं 15 लाख रुपीस। तो आप खुद सोच लें कि एक मैच के अंदर कितने ऐड दिखाए जाते हैं और कितना इनको रेवेन्यू मिलता है। मतलब कि यूं समझ लें कि आमदनी रुपया और खर्चा सिर्फ चवन्नी। अब अगर हम पीएसएल की टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीएसएल टीम को ओन करती है कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर कोई प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले ये टीम्स को खरीदते हैं, यानी कि 2015 में जो टोटल खर्चा आया था वो आया था $93 मिलियन, यानी कि 2470 पाकिस्तानी रुपीस। और इसमें जो सबसे एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज थी वो थी कराची किंग्स की, जिन्होंने $26 मिलियन खर्च किए थे, यानी कि टोटल 690 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस।
और उसके बाद 2018 में एक नई टीम आई थी मुल्तान सुल्तान की, क्योंकि उस वक्त पीएसएल काफी ज्यादा मकबूलियत पा चुका था। तो तब इन्होंने एक जो ओनर था उन्होंने टोटल 1700 करोड़ रुपए खर्च किए थे सिर्फ और सिर्फ मुल्तान सुल्तान को खरीदने के लिए, और ये सारा पैसा गया था पीसीबी को। अब ये पीएसएल की जो टीम्स हैं यानी कि जो ओनर्स हैं वो किस तरह पैसा कमाते हैं? इसकी सिंपल सी बात है कि पीसीबी अच्छा खासा पैसा पे करता है इन पीएसएल टीम्स को, और इसके अलावा इनके भी अपने स्पॉन्सर्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हेलमेट के ऊपर, शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, टी शर्ट की फ्रंट साइड, टी शर्ट की बैक साइड, जूतों के ऊपर भी हालत तक लोगो लगे होते हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगो होते हैं, यानी कि जितना बड़ा लोगो होगा उतनी बड़ी आमदनी इनको मिलेगी। इसके अलावा आप और हम जब भी पीएसएल का कोई मैच देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम टिकट खरीदते हैं, तो इस टिकट के जो 95% जो रेवेन्यू होता है वो भी इन पीएसएल टीम्स के पास ही जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर भी इसके अंदर आता है, वो आता है मर्चेंट्स। यानी कि अगर हम कोई टी शर्ट खरीदते हैं या कोई की चेन खरीदते हैं किसी फ्रेंचाइज की, या कोई मोबाइल कवर खरीदते हैं, तो उसका भी सारा पैसा जाता है इन्हीं पीएसएल टीम्स को। अब पीएसएल के अंदर जो विनर टीम होगी उसको मिलेंगे 12 करोड़ रुपए, और इन 12 करोड़ रुपए में से 6 करोड़ रुपए तो जाएंगे पीसीबी के ओनर के पास, और इसके अलावा बाकी 6 करोड़ रुपए जाएंगे जीतने वाली टीम के प्लेयर्स के पास। अगर हम पीएसएल के प्लेयर्स के हिसाब से देखें तो इनकी तो भाई मौजें ही होती हैं, क्योंकि इनको सैलरी भी मिल जाती है। इसके अलावा इनको अगर जीतेंगे तो फिर इनको और पैसे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इनको मैन ऑफ द मैच के ऊपर पैसे मिलते हैं, बेस्ट कैच ऑफ द पैसे मिलते हैं, उसके अलावा बेस्ट फील्डर ऑफ द पैसे के ऊपर भी इनको काफ़ी ज़्यादा इनको पैसे दिए जाते हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इनकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा होता है। अगर हम बात करें इनके पैसों की, तो टोटल जो पीएसएल का ड्राफ्ट जब हुआ था तो तब टोटल 5 कैटेगरीज थी। नंबर 1 प्लाटिनियम, नंबर 2 डायमंड, नंबर 3 गोल्ड, नंबर 4 सिल्वर और नंबर 5 एमर्जिंग। अब जो सबसे महंगी कैटेगरी होती है वो होती है प्लाटिनियम की, और प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर आते हैं बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा बाकी और भी प्लेयर्स, और ये इनको टोटल मिलता है 3 करोड़ रुपए पर प्लेयर को। इसके अलावा जो बाकी तमाम कैटेगरीज हैं उनको फिर उसी हिसाब से पैसा मिलता जाता है। अब अगर हम बात करें कि इतनी ज्यादा प्राइज मनी जीत कर वो पीएसएल की टीम्स क्या करेंगी, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुल्तान सुल्तान की टीम के जो ओनर हैं उन्होंने 1700 करोड़ रुपए पे किए हैं सिर्फ और सिर्फ मुल्तान सुल्तान की टीम को खरीदने के लिए, तो वो ये 12 करोड़ रुपए लेकर क्या करेंगे? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैलिड रीजन है, यानी कि अगर कोई टीम मैच जीतती है तो उससे उसकी ब्रांड वैल्यू बनती है, और जब ब्रांड वैल्यू बनती है तो तब उसके पास फैंस आते हैं, जब उनके पास फैंस बनेंगे तब उनके पास व्यूवरशिप आएगी, और जब उनके पास व्यूवरशिप आएगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे, और जब स्पॉन्सर्स आएंगे तो डेफिनेटली उनके साथ पैसा भी आएगा। ब्रांड वैल्यू इज मोर देन द प्राइस मनी, और पीएसएल के अंदर जो पीएसएल के प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू होती है वो तो एक बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिव रखती है इस पीएसएल के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पीएसएल का ये जो बिजनेस मॉडल है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून। अल्लाह निगहबान।